Very good morning, dear children. Myself, Mrs. Preeti Tiwari. I am your social studies teacher. Today, we are going to start Social and Political Life, Part 3, Chapter 1, The Indian Constitution. Do you know what is the meaning of Constitution? Constitution is a set of rules which help to run a country. संविधान नियमों की वह श्रृंखलाबद्ध किताब होती है जिससे कि किसी भी देश को कैसे चलाया जाता है ये बातें लिखी होती हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फुटबॉल का गेम है ना। फुटबॉल के गेम में प्लेयर्स पैरों से फुटबॉल खेलते हैं और अगर उन्होंने हाथ से उस बॉल को टच किया तो वो रूल से फाउल होता है और वो उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते। दैट्स लाइक हॉकी में भी क्रिकेट में भी रूल्स होते हैं। आपका स्कूल में भी कुछ रूल्स हैं या नहीं? आपका स्कूल सुबह 8:50 पर लगता है। आपको 8:50 तक स्कूल में एंटर करना होता है। अगर ये नियम नहीं होता तो बताइए कंट्रोवर्सी होती ना। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी जा रहा है, कोई आने का टाइम निश्चित नहीं है, कौन सा पीरियड कब लगना है, किस पीरियड में कौन सा टीचर आना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ रूल्स होते हैं ना हर इंस्टीट्यूशन के, हर ऑर्गेनाइजेशन के। तो बिना रूल्स के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। दैट्स लाइक कोई भी कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रन नहीं कर सकती। तो चलिए हम इस पोर्शन में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो 1946 में बैठी थी और हमारे सारे जो पुराने लीडर्स थे उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। इसमें देखिए आप फोटो में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। तो लेट स्टार्ट द चैप्टर। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। आज बहुत से देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है। While the democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. मतलब ये है कि सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सभी में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जितनी भी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये लोगों की कई तरीके से रक्षा करता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारी कंट्री कैसी है जिस कंट्री में हम रह रहे हैं। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज़ कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा है। वो प्रेसिडेंशियल शासन में है या फिर सामाजिक, जैसे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था सामाजिक है। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें समाज का, हमारे सोसाइटी का नेचर बताता है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all the issues. हमारे भारत जैसे देशों में या किसी भी देश में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो सारे इश्यूज़ पे उनके बिलीव्स जितने भी होते हैं वो उनके लिए सभी उसमें एग्री होंगे। मतलब घर पे भी हमारा कोई एक काम होता है ना जिसमें अगर हम वो काम कर रहे हैं तो कई लोग घर के ही उसमें बहुत से लोग उसमें एग्री नहीं करते हैं। सबके अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन हैव सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल द पर्सन इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि प्रिंसिपल्स, नियमों की वह श्रृंखला होती है जो सारे लोगों को, पूरे मतलब देश के सारे लोगों को अग्री करता है। ऐसा मतलब कानून होता है जिस पे सारे लोग एक साथ अग्री होते हैं और वो उनका देश कैसे गवर्न होना चाहिए, उनका देश कैसा होना चाहिए, ये सब एक साथ एक सुर में उसमें अग्री होते हैं।
द इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें न केवल गवर्नमेंट का टाइप होता है बल्कि एक ऐसा अग्रीमेंट होता है आइडियाज़ का जिससे कि कंट्री चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एक दो जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, ये नेपाल की है। जिस फर्स्ट पिक्चर तो है नेपाल की, जिसमें सारे लोगों ने डेमोक्रेसी को कैसे उनके देश में इस्टेब्लिश करना है उसके लिए काफ़ी साल तक स्ट्रगल किया था और अंत में फिर 2006 में जाकर नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। चलिए let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. हम ये समझने का प्रयास करेंगे इन दो जो सिचुएशंस अभी रिसेंटली नेपाल की हिस्ट्री में, यानी अभी हाल ही में नेपाल में जो हुआ, उससे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिया की जो नॉर्थ बॉर्डर पे जो देश है उसमें उसके इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई है। Until recently नेपाल वॉज अ मोनार्ची। अब इससे पहले हमारा जो नेपाल था वो एक राजतंत्र था, मोनार्ची था, राजतंत्र था, मतलब वहाँ पर राजा का शासन होता था। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. इससे पहले का जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था 1990 का, जो उसमें ये पूरी बातें लिखी गई थी कि फाइनल अथॉरिटी होगी वो राजा के अधीन होगी। A people movement in Nepal fought for several decades, कई दशकों तक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में 2006 तक बहुत सारे लोगों ने युद्ध लड़े। एक तरीके से लोगों ने बहुत सारे कहना चाहिए अपने लिए लड़ाई लड़ी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फाइनली 2006 में जब नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो नेपाल की पावर उसके किंग के हाथों से पब्लिक के हाथों में चली गई। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब लोगों को फिर से नया संविधान लिखना था, क्योंकि पहले तो जो संविधान था वो ज़्यादातर राजा की पावर को बढ़ाता था। अब चूंकि नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था तो एक नए कानून की ज़रूरत थी, नए संविधान को लिखने की। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideas of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. रीज़न ये था कि जो लोग वहाँ रहते थे वो नहीं चाहते थे कि हम पुराने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो पूरे के पूरे जैसा देश जैसा नेपाल को वो चाह रहे थे वो संविधान वैसा नहीं था। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि हमने बताया आपको कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो थे फुटबॉल में चेंज होते चले गए। हर जैसे क्रिकेट के रूल्स भी पहले कुछ और थे, अभी नए रूल्स आते जा रहे हैं। सेम वैसे ही नेपाल में भी हर जैसे गेम में रूल्स चेंज होते रहते हैं ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वैसे ही नेपाल में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो एक मोनार्च से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे नीड था, ज़रूरत थी कि सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को चेंज किया जाए और एक नई सोसाइटी का निर्माण किया जाए। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। यही कारण था कि नेपाल के लोगों ने एक नया संविधान 2015 में अडॉप्ट किया। The caption alongside elaborates Nepal struggle for the democracy। और जो बाजू में डायग्राम के नीचे जो कैप्शन लिखा हुआ है वो बताता है कि नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए किस तरीके से स्ट्रगल किया। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये तो रहा पहला पर्पस, हमने आपको बताया। सेकेंड पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके नेचर को डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग
एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी नेपाल का संविधान पहले बताता था कि वो जो कंट्री है वो किंग के द्वारा रूल की जाएगी, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके किंग और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे सब मिलकर नेपाल को चलाएंगे। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or polity, the constitution plays a crucial role in laying a certain important guidelines that govern decision making within these societies. अब जबकि नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया था तो स्वाभाविक बात था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला था कि इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन कैसी होगी नेपाल के आगे भविष्य के लिए, उसका सोसाइटी कैसी होगी, उसका काम कैसे होगा। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज द लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं ताकि वो अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो हम उनको जिम्मेदारी देते हैं, पावर देते हैं हमारे बिहाफ में कि वो हमारा काम करें। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the Constitution usually provides safeguard against this. ये अक्सर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लीडर्स होंगे वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे, अपने पावर का मिसयूज़ करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा होता है इन सारी समस्याओं से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. तो ये जो है सिचुएशन हम आपको एक ये क्लासरूम की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये क्लास का सीन दिखाई दे रहा है। Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. मिसेस राव जो थी उनकी क्लास टीचर, अचानक से उनको किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, मतलब ऑफिस जाना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, क्लास मॉनिटर जो था सुरेश, उसको उसके हाथों में क्लास की कमांड सौंपी और वो थोड़ी देर के लिए चली गई। अब सुरेश जो था एक बली बॉय था, मतलब ये कि कुछ भी किसी को परेशान करना, छेड़ना, ज़बरदस्ती झूठी झूठी कहानियाँ बनाता था, है ना। और क्लास का कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं करता था। अब अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, बट व्हाट आई हैव डन। सामने जो बैठा हुआ था अनिल, उसको सुरेश कहने लगा, रुको, आज मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ मैडम से। पर उसने कहा अनिल ने कि पर मैंने किया क्या। इतने में मिसेस राव क्लास में एंटर होती है। जैसे ही मैडम क्लास में आती हैं तुरंत उसकी चुगली करने लगता है। मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. आप जब नहीं थे, अनिल पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, लाउडली बात कर रहा था और मेरी बातें नहीं सुन रहा था। हुआ क्या, अनिल, you will have to stay back after school today and write, I will not disobey the class monitor 100 times. मैडम ने उसे सज़ा दी कि सारे बच्चे जब घर चले जाएंगे तुम आज छुट्टी के बाद घर नहीं जाओगे और तुम 100 बार लिखोगे कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। मैं अपने क्लास मॉनिटर की आज्ञा का पालन करूँगा, कभी उनकी अनुशासन, मतलब उसकी बातों को कभी उसका डिसओबे नहीं करूँगा। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, पर मैम मैंने कुछ नहीं किया था। ये सिचुएशन एक क्लासरूम की है, तो बताइए क्या ये सिचुएशन हमारे देश में नहीं हो सकती है ना। तो जो पावर में होता है, कई बार आपकी क्लास के मॉनिटर्स होते हैं, हमारे पास शिकायत आप ही लोग करते हो कि मैम जब आप नहीं रहते तो ये अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं लिखता या परेशान करता है, दूसरों को ज़बरदस्ती गलत नाम लिखता है। तो ये सिचुएशंस तो बेटा किसी के भी साथ आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही हम आज पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। Thank you everyone. Have a nice